हेलो एवरीवन और वेलकम टू रेडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट भी कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। The organic compounds having a multiple bond shows this effect in the presence of attacking reagent. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड रहते हैं दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैकिंग रेजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोले तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज the complete transfer of shared pair of electrons to one of the atom joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent. Attacking reagent के presence में multiple bonded atoms में one of the multiple bonded atom की तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र होने वाले फिनोमेना को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरली टू टाइप्स में रहता है। वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकंड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोले तो क्या है? इन दिस इफेक्ट द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड are transferred to that atom which the reagent gets attached। मतलब अटैकिंग reagent के प्रेजेंस में वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड आटम की तरफ ट्रांसफर होने वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अटैकिंग reagent के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइजेशन हुआ तो सच इफेक्ट को कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट वन मैं आपको समझाना चाहता हूँ सिमेट्रिकल ऑल्कीन्स। तो सिमेट्रिकल ऑल्कीन बोले तो क्या है? तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ आटम्स और ग्रुप्स अगर सेम रहा तो इसको सिमेट्रिकल ऑल्कीन माना जाता है। देखिए ये कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन्स है, एक कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन्स है, इसीलिए इसको अपन सिमेट्रिकल ऑल्कीन कह सकते हैं। दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी सिमेट्रिकल ऑल्कीन माना जाता है क्योंकि ये जो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और ये कार्बन के पास भी देखिए एक हाइड्रोजन है, CH3 है। इसीलिए डबल बॉन्डेड कार्बन आटम के साथ रहने वाले आटम और ग्रुप्स अगर सेम रहा तो इसको अपन सिमेट्रिकल अल्कीन माना जाता है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्पेशली किस तरीके से प्रोसीड होता है देखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये H प्लस है। प्लीज यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन की तरफ इसलिए ट्रांसफर होना जरूरी है क्योंकि या H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए ये 2 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो भी है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो भी है, अगर ये कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन को H प्लस जोड़ने के बाद क्या होगा? CH3 होगा। तो यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटायन हो गए। अभी थोड़ा लोगों के ऐसा भी डाउट आएंगे, सो ये कार्बन की तरफ भी क्यों शिफ्ट करना, इधर भी शिफ्ट कर सकते ना। तो वैसा लोगों की डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है
आप किधर भी शिफ्ट करो वही प्रोडक्ट मिलने वाला है। देखिए ये पाई बॉन्ड में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरफ लेकर आऊँगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। H+ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक नहीं करता है, ओनली नेगेटिवली चार्ज कार्बन को अटैक करेंगे। तो ये कार्बन को अटैक करने के बाद CH3 हो गए। इधर भी क्या मिल गया, इथाइल कार्बोकेटायन मिल गया। इसीलिए सिमेट्रिकल ऑल्कीन में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई भी मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन की तरफ लेकर जाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर यहाँ पे H+ आयन है, इसलिए पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन की तरफ ट्रांसफर होकर H+ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए काम में आ रहा है। द ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन इज नथिंग बट द प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर ये इफेक्ट अनसिमेट्रिकल ऑल्कीन रहा तो क्या होगा, तो अनसिमेट्रिकल ऑल्कीन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिसाइड करेंगे कौन सा डायरेक्शन सही होता है शिफ्ट करना। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ है। अभी यहाँ पर 2 फिजिबिलिटीज है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी ला सकते हैं, इसके पास भी ला सकते हैं। चेक करेंगे, पहला स्टेप में क्या करता हूं, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मैं इसके तरफ लेकर जाता हूं। ये कार्बन पे नेगेटिव होगा, ये कार्बन पे पॉजिटिव होगा। जिस तरफ अपन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं वही कार्बन को H+ जोड़ेंगे। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास गया था, इसीलिए इसको H ऐड हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गए। ये प्राइमरी है, क्योंकि यहां पे देखो ये प्राइमरी प्रोपाइल है, कार्बोकेटायन, प्राइमरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन है। अभी ये सेम कंपाउंड को मैं ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H+, ये पाई बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को भी मैं ये कार्बन पे लेकर जाऊंगा। तो ये कार्बन पे नेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है। देखिए CH3 CH+, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से H+ ऐड होकर CH3 बनता है। यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन बनता है। तो प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेबल है, क्योंकि इसको एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, इसको दोनों तरफ से मिल रहा है। इसीलिए प्राइमरी से स्टेबल कौन रहता, सेकेंडरी रहता है। इसीलिए पहला जो डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाले प्रोसेस है वो गलत होगा, ये सिस्टम सही है। तो मतलब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद अटैकिंग रीजेंट अटैक होता है। वो अटैकिंग रीजेंट अटैक होने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन जिसमें बनता है वही डायरेक्शन में शिफ्ट करना सही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको H+ के साथ रिएक्शन करेंगे। इसे पाई बॉन्ड में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं पहले क्या करना चाहता हूं, इस तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये कार्बन पे नेगेटिव, ये कार्बन पे पॉजिटिव होगा। जिस कार्बन पे नेगेटिव हो रहा वहीं पे H+ ऐड होता है। ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन मिल गया। सेकंड केस, सेम कंपाउंड है। अभी मैंने ये पाई बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लेकर जाऊंगा,
तो मतलब ये कार्बन पे नेगेटिव होगा, ये कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा वहीं पे चार्ज करेंगे, और इसके बगल वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या हो गए, प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्राइमरी से स्टेबल कौन रहता, टर्शरी। ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन गलत है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाने वाला डायरेक्शन करेक्ट होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जरिए आल्कीन में अटैकिंग रिएजेंट को जोड़ने के लिए ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके बाद अपन देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। in this effect the pi bonded electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the attacking reagent does not get attached। जिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड आटम की तरफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, वही मतलब वही आटम को छोड़कर दूसरे मल्टीपल बॉन्डेड आटम पे अटैकिंग रेजेंट अटैक होता है, सच इफेक्ट को बोलेंगे माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स to one of the multiple bonded atoms are away from the attacking reagent is nothing but the minus electromeric effect। देखिए आर सी डबल बॉन्ड वो एच, ये ऑल्डिहाइड है। ऑल्डिहाइड अटैकिंग रीजेंट लाइक Cn माइनस के साथ रिएक्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ले जा रहे हैं, तब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, ये कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ये Cn माइनस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने वाले ऑक्सीजन को अटैक नहीं हो रहा, इसको छोड़कर कार्बन को अटैक हो रहा है। इसीलिए ट्रांसफर करने वाले जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओके ना, वो अटैकिंग रीजेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सपोर्ट में नहीं आ रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाने से नेगेटिव चार्ज हो गए, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को Cn अटैक होता है। दिस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां पर भी देखो, ये एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड का नाम होता है इथेनॉल। देखिए इसमें पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को Cn माइनस अटैक करेंगे, मगर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन को अटैक नहीं करता है। सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट को जनरली क्या बोलेंगे, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब
माइनस और प्लस में क्या फ़र्क हो रहा है? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो भी वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड आटम की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वही वहाँ पर अटैकिंग रीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए काम में आ रहे हैं। मगर माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड आटम की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए काम में नहीं आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसको एच इफेक्ट भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का और एक नाम है नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस और बेकर एंड नॉर्टन इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोले तो क्या है देखेंगे। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन is called hyperconjugation effect or H effect. And hyperconjugation effect is also called as non-bonded resonance and given by Nathan and Baker. Okay, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मीनिंग क्या है? CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ और पॉजिटिव चार्ज के साथ और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में रहा तो यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है CH सिग्मा बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ और पॉजिटिव चार्ज की तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर होने वाले इफेक्ट को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जनरली कौन सी कंडीशन में फॉलो होता है इसके बारे में देखिए। यहाँ पे कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज इफ देयर इज वन CH sigma bond and one positive charge, or at alternative position, मतलब CH सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों अगर अल्टरनेटिव पोजीशन में रहा तो यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्लियरली ऑब्जर्वेशन करो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होता है उतने ज्यादा नंबर में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलने वाला है। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होने के कारण 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां पर मिलेगा। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता कि नहीं होता पहचानने के लिए अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं वो चेक करना पड़ेंगे। फिर अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं रहा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा,
मगर यहां पर देखिए ये अल्फा कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। आप चाहिए तो आप जो कंडीशन मैंने बोला था, देखिए सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन आटम पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिव पोजीशन में है, इसीलिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का फीजिबिलिटी है। देखेंगे इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे मिलने वाला है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहा है, मतलब CH2 माइनस बन रहा है। अभी जो मैंने जो लिख रहा ना CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का चांसेस है, बट ये पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए सिग्मा बॉन्डेड CH इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन आटम के बीच में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने की वजह से यहां पे क्या होगा, ये दोनों कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होंगे। फिर ये जो हाइड्रोजन आटम है अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर ट्रांसफर करने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। मतलब इस सिग्मा बॉन्डेड CH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद C और H के बीच में रहने वाले बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है, इसीलिए दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को कहेंगे नॉन बॉन्डेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए ये इफेक्ट को नॉन बॉन्डेड रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 बन गया। सेकंड फीजिबिलिटी लिखेंगे, अगर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आते हुए ये हाइड्रोजन CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों इधर भी आ सकता है, सेकंड चांसेस है। अभी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखेंगे। अभी ये कार्बन है और ए कार्बन है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। यहां पे CH2 माइनस बनता है। फिर ये हाइड्रोजन आटम जो भी है वो अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके यहां पे बॉन्ड बनाया है, इसलिए यह हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज मिलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है। अभी ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में रहने वाले जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 मिल गया। देखिए तीसरा फिजिबिलिटी क्या है देखेंगे इसको। ये पाई बॉन्ड में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हुए ये सिग्मा बॉन्डेड CH इलेक्ट्रॉन इधर से भी ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर होने की वजह से क्या मिलने वाला है,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस मिलने वाला है। ये हाइड्रोजन अपने पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करके यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 को डेवलप किया है। अब तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ऑब्जर्वेशन कीजिए, CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद बना हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C और H+ के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए दिस काइंड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को जनरली नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी कहते हैं। यहां पर एक बार याद रखना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन structures directly proportional to number of alpha hydrogen atoms। ओके, ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट वन, if there is one CH sigma bond and one sorry positive charge present in alternative position, मतलब अल्फा हाइड्रोजन आटम पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब ऑल्टरनेटिव पोजीशन में रहा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे होगा देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। देखिए, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को भी अल्फा कार्बन बोलेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को भी अल्फा कार्बन बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन रहने वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन भी अल्फा कार्बन है। ओके, अब यहां टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। देखते इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे मिलने वाला है। इसमें देखिए टोटल 3 हाइड्रोजन रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेंगे। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कार्बन एंड H के बीच में बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करेगा, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 मिल गया। अगर मान लो सपोज ये हाइड्रोजन अगर डोनेट करेंगे तो अभी क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, मगर ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 मिलने वाला है। और एक चांसेस है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, मतलब अल्फा कार्बन पे रहने वाले ये 3 हाइड्रोजन्स
अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को शो करना चाहता है। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर किया तो ये कार्बन एंड H+ के बीच में बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होकर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 मिलने वाला है। ओके ना, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होना चाहिए। किस तरफ? डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की तरफ, और हार्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हार्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या क्या डिटरमाइन करता है देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रॉडिकल, कार्बन फ्री रॉडिकल देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ alkene, stability of alkene directly proportional to number of hyperconjugation structure। जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देखेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इसके बाद CH3C डबल बॉन्ड CH3 अभी देखेंगे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये डबल बॉन्डेड कार्बन की बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से इसकी बगल वाला कार्बन कौन? अल्फा है। इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन है। ईच कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर 3 3 3। डबल बॉन्डेड की बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसमें टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर कितना है टोटल? 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है वैसे स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ये मोर स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है, और इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है।
जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है वैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन बढ़ते जा रहा है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाला है। CH3CH2 प्लस CH3CH प्लस CH3 CH3 C CH3 CH3 प्लस, ये तीनों में देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे टोटल कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट वन, next one, stability of carbon free radical। stability of carbon free radical। stability of carbon free radical directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन्स। इथाइल फ्री रेडिकल, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये तीनों में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वही मोर स्टेबल होता है। थ्री अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ये फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन से, इधर 9 अल्फा हाइड्रोजन से। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है वैसे स्टेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। ये क्वेश्चन भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल फ्री रेडिकल?
देखिए इस चारों कंपाउंड में मोस्ट स्टेबल कौन है, देखेंगे ये ऑलरेडी इधर एक बॉन्ड है इधर एक बॉन्ड है, इसलिए यहां पर कितने हाइड्रोजन रहेंगे 2। ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब समझने का 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो फ्री रेडिकल की बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा होता है, ये भी अल्फा होता है। इधर ये अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन रहता, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन रहता, ये भी अल्फा कार्बन माना जाता है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इसकी जो बगल वाला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है। 3 2 2 मतलब 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। ये जो कार्बन की बगल वाला कार्बन है इसमें कितना हाइड्रोजन है 2, बट इधर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन पे CH3 जुड़े हैं, उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानते हैं। तो ये जो कार्बन की बगल वाला कार्बन पे डायरेक्टली अटैच होने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन मानते हैं। ये अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे नहीं है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देख, ये कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रहेंगे इधर, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड्स है पहले से, फिर एक ही हाइड्रोजन रहता है। इधर 2 बॉन्ड्स है तो कितना हाइड्रोजन रहता है 2, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सेकंड में है, इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल है। तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से डिसाइड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ाना रहा तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़कर जनरली स्टेबिलिटी बढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर शो करना रहा तो अल्किन और कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंपलसरी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है।